everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start a new topic from the same chapter. The topic name is classification of enzyme. जैसा कि हमने previous lecture में discuss किया था properties and characteristics of enzyme as well as coenzyme, तो at the end of lecture मैंने आपको कहा था कि next day हम classification of enzyme को discuss करेंगे. So let's start discussing about the classification of enzyme. So if you see some example, the name pepsin, trypsin and chymotrypsin convey no information about the function of enzyme or the nature of substrate on which they act. यानी कि अगर आप कुछ examples को देखो, एंजाइम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आपके स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन होता है, इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पाए जाते हैं फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, लेकिन इनके नाम से आपको ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट पर एक्ट करने वाला है, जबकि कई ऐसे एंजाइम भी हैं जिनके नाम से ही पता चल जाता है कि वो किस सबस्ट्रेट पर एक्ट करने वाले हैं। और ऐसे एंजाइम की स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट का नाम होता है और सबस्ट्रेट के पीछे जो सफिक्स लगा होता है उसमें एज जोड़ दिया जाता है ताकि एंजाइम की नेमिंग की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, लिपिड नाम के सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है उसे कहते हैं लाइपेज। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियेज, और लैक्टोज शुगर के डाइजेशन के लिए ज़रूरत होती है जिस एंजाइम की उसे कहते हैं लैक्टेज। आप ये देख सकते हो, इन सभी एंजाइम के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से सबस्ट्रेट को कैटालाइज करवाने वाले हैं। इन सब के पीछे एज लगा है जो कि ये दिखाता है कि ये एंजाइम है, और आगे सबस्ट्रेट का नाम लिखा है, जैसे कि लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, और लैक्टेज लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। इसे आप कहते हो ट्रिवियल नेम सिस्टम। एक्चुअली दिस इज द नॉमेनक्लेचर मेथड ऑफ द एंजाइम, बट ये सब पर अप्लाई नहीं होता है। कुछ ही एंजाइम्स के नाम इस तरीके से ट्रिवियल नेमिंग के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें, सो IUBMB सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, IUBMB का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने 1964 में एंजाइम को क्लासिफाई करने का एक तरीका बताया था, लेकिन उस क्लासिफिकेशन में भी मॉडिफिकेशन की गई थी 1972 और 1978 में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एंजाइम थे जिनका नॉमेनक्लेचर करना ट्रिवियल नेम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए IUBMB सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने एक नया मेथड निकाला एंजाइम के नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का, जिसे कहा गया IUBMB सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। इट इज कॉम्प्लेक्स एंड अनएम्बिग्यूअस, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, बट अनएम्बिग्यूअस भी है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसमें कोई भी शक नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ एनी डाउट इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, दिस सिस्टम सजेस्ट EC, इस सिस्टम ने सजेस्ट किए हैं एंजाइम कमीशन या एंजाइम क्लास, जिन्हें 4 डिजिट से डिनोट किया जाता है। यानी कि IUBMB सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एंजाइम का नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन 4 डिजिट्स में किया जाता है, जिसमें से जो पहला डिजिट होता है वो उस एंजाइम की क्लास को डिनोट करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके टोटल IUBMB के अकॉर्डिंग 7 क्लासेस बताई गई हैं, तो इस क्लास से एंजाइम बिलोंग कर रहा होगा, उस क्लास का नंबर पहला डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है सब क्लासेस को, थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करता है सब सब क्लास या सब ग्रुप को, और फोर्थ डिजिट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एंजाइम इन द लिस्ट। यानी कि सबसे पहला नंबर ये डिनोट करेगा कि आपका एंजाइम 7 क्लासेस में से कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अभी उन 7 क्लासों को हम डिस्कस करेंगे। उन 7 क्लास के अंदर कौन सी सब क्लास से वो बिलोंग करता है वो सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। इस सब क्लास के अंदर किस सब ग्रुप से वो बिलोंग करता है वो थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा, और इस सब ग्रुप के अंदर जितने भी एंजाइम है उन एंजाइम के लिस्ट में से इस एंजाइम का नंबर कौन सा है वो फोर्थ डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज IUBMB सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन नंबर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल्स ऑफ ईच क्लासेस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास
फर्स्ट क्लास जो एंजाइम की है उसे कहा जाता है ऑक्सीडोरिडक्टेज। याद रखिएगा ये सारे के सारी क्लासेस आईयूबीएमबी के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो आईयूबीएमबी के अकॉर्डिंग सबसे पहली क्लास जो है एंजाइम की उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम के पीछे अगर एज लिखा है यानी कि ये आपकी एंजाइम्स की एक क्लास है। ऑक्सीडो यानी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्टो यानी कि रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं, वो क्लास है एंजाइम की जो कि किसी रिएक्शन को कैटालाइज करते वक्त उस रिएक्शन के किसी एक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडेशन में भेज देती है और उसी रिएक्शन के किसी दूसरे सबस्ट्रेट या कोएंजाइम को रिडक्शन में भेज देती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, जबकि रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूवल होना और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का गेन होना। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम विल कैटालाइज ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट with simultaneous reduction of another substrate or coenzyme। यानी कि इस ग्रुप में ऐसे एंजाइम आते हैं जो कि रिएक्शन को कैटालाइज करते वक्त एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करते हैं और साइमल्टेनियसली यानी कि साथ ही साथ उसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले किसी दूसरे सबस्ट्रेट या कोएंजाइम को रिडक्शन में भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपकी एक रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो इस रिएक्शन में दो सबस्ट्रेट हैं। तो जो पहला सबस्ट्रेट है उस पर हाइड्रोजन है, तो पहले सबस्ट्रेट का इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जब प्रोडक्ट बन रहा होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, जबकि साइमल्टेनियसली जो दूसरा सबस्ट्रेट या कोएंजाइम होगा वो रिडक्शन में चला जाएगा, यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इस बी के पास हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर पहले सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन के बाद हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया जैसा कि डेफिनेशन में लिखा भी है, और दूसरे सबस्ट्रेट या कोएंजाइम पर साइमल्टेनियसली क्या हो गया, रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन की एडिशन हो गई। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। नाउ एग्जांपल से इसे डिटेल में समझते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर दो सबस्ट्रेट है, एल्कोहल प्लस NAD। एल्कोहल यहाँ पर पहला सबस्ट्रेट है और NAD आपका दूसरा सबस्ट्रेट, या आप इसे कोएंजाइम भी कह सकते हो। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो पहला सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, यानी कि अल्कोहल से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, और NAD जो दूसरा कोएंजाइम है, जैसे ही अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसे NAD कैच करके NADH+H+ बना दे। नाउ अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो तो यहाँ पर दो सबस्ट्रेट हैं जो रिएक्शन में जा रहे हैं। पहला सबस्ट्रेट है अल्कोहल और दूसरा है NAD। तो जब पहले सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी कि अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, तो इसी के साथ दूसरे सबस्ट्रेट या कोएंजाइम पर रिडक्शन चलेगा, यानी कि अल्कोहल से जो हाइड्रोजन हटेगा उसे दूसरा सबस्ट्रेट कैच कर लेगा। अब क्योंकि इस रिएक्शन में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल गया है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना एल्डिहाइड, और NAD ने क्योंकि अल्कोहल से हाइड्रोजन को कैच कर लिया था तो अब बन गया है NADH+H+, यानी कि यहाँ पर पहले सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ है और साइमल्टेनियसली दूसरे सबस्ट्रेट या कोएंजाइम का रिडक्शन हुआ है। एक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को कैच किया है। तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में देखने के लिए मिलती है उन्हें आप ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन कहते हो, और ऐसी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए आपको जिन एंजाइम की जरूरत होती है उन्हें आप कहते हो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द एंजाइम। अगर आप देखोगे एज वर्ड डिनोट कर रहा है कि एक एंजाइम है। ये एंजाइम डीहाइड्रोजिनेशन करता है किसके ऊपर से, अल्कोहल के ऊपर से। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि अल्कोहल से हाइड्रोजन डिलीट हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस एंजाइम इज नोन एज अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवा रहा है इसीलिए अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बिलोंग्स टू द क्लास फर्स्ट ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्लासेस। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। IUBMB के अकॉर्डिंग
इसका नाम है अल्कोहल NAD ऑक्सीडोरिडक्टेज, यानी कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का नाम IUB के अकॉर्डिंग क्या है? अल्कोहल NAD ऑक्सीडोरिडक्टेज, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और NAD का रिडक्शन हुआ है। एम आई क्लियर अप टू दिस? और एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग इसको 4 डिजिट से डिनोट किया गया है 1111, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिजिट जो है वो डिनोट करता है कि फर्स्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है। उस क्लास के अंदर ये आपका सबसे पहली सब क्लास से बिलोंग करता है, सब क्लास के अंदर पहले सब ग्रुप से ये बिलोंग करता है, और सब ग्रुप के अंदर जितने एंजाइम आते हैं उन एंजाइम की लिस्ट में इसका नंबर सबसे पहला है। सो दिस इज द 4 डिजिट ऑफ एंजाइम कमीशन, ऑल्सो यूज्ड फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। आई होप आपको ऑक्सीडोरिडक्टेज समझ आया हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्लास, दैट इज ट्रांसफरेजेस। नाउ एज द नेम इंडिकेट, ट्रांसफरेजेस एंजाइम का यूज किया जाता है किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए। सो दिस क्लास ऑफ एंजाइम ट्रांसफर्स वन ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, यानी कि ये वो क्लास है एंजाइम की जिसके अंदर ऐसे एंजाइम आते हैं जो कि आपके एक सबस्ट्रेट के ऊपर प्रेजेंट किसी एक ग्रुप को हटाकर दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर जोड़ देता है, लेकिन वो ग्रुप कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है। अभी तक आपके ये 2 सबस्ट्रेट हैं, A और B। A के साथ एक एडिशनल ग्रुप जुड़ा हुआ है R, लेकिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इस पहले सबस्ट्रेट से इस ग्रुप को हटाकर दूसरे सबस्ट्रेट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एज यू कैन सी रिजल्टेंट A से R ग्रुप हटकर B से अटैच हो चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में किसी एक ग्रुप को ट्रांसफर किया गया है और वो ग्रुप हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप हो सकता है, सो दैट क्लासेस ऑफ एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दोज आर नोन एज ट्रांसफरेजेस एंजाइम। Now let's see the example for understanding it in details. Now example आप देख सकते हो, हेक्सोज आपकी एक शुगर है। अगर आप इस पूरी की पूरी रिएक्शन को देखो तो ये आपकी ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज यानी कि हेक्सोज शुगर को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि हेक्सोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी तो आपको ये जरूर पता होगा। तो देखिए, आपका पहला सबस्ट्रेट था यहाँ पर हेक्सोज और दूसरा सबस्ट्रेट है ATP। तो यहाँ पर आपका ATP एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके पास एक एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट पाया जा रहा है। अब क्योंकि ATP वो सबस्ट्रेट है जिसके पास एक एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट है, यानी कि जब ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैटलाइज होगी तो ATP में से एक फॉस्फेट निकलकर हेक्सोज शुगर यानी कि शुगर के साथ जाकर जुड़ जाएगा। इसीलिए देख सकते हो आप एज अ रिजल्टेंट हेक्सोज 6 फॉस्फेट बना है और ADP बचा है। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट हट गया तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट बचा है, और हेक्सोज के पास, हेक्सोज यानी कि ग्लूकोज जिसके पास 6 कार्बन होते हैं, उस हेक्सोज शुगर के 6वें कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ चुका है जो कि इस ATP से ट्रांसफर किया गया है। बिकॉज यहां पर एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के पास एक ग्रुप का ट्रांसफर किया गया है और ये ग्रुप हाइड्रोजन नहीं है। दैट इज वाई इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला जो एंजाइम है जिसे आप हेक्सोकाइनेज कहते हो, वो ट्रांसफरेज क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान ATP टूट रही होती है या ATP बन रही होती है तो एंजाइम के पीछे काइनेज लगता ही लगता है, लेकिन अगर ATP टूटी है तो काइनेज के आगे सबस्ट्रेट का नाम लगता है। दैट इज वाई यहां पर एंजाइम का नाम हो गया हेक्सोकाइनेज एंजाइम। IUB के अकॉर्डिंग इसका नाम है ATP हेक्सो 6 फॉस्फेट ट्रांसफरेज। Now let's move towards the third class. Now the third class of enzyme is hydrolysis. As the name indicate, ये किसी चीज का हाइड्रोलिसिस करने में मदद करती है, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ने का काम करती है। So helps to hydrolyze ester, ether, peptide और glycosidic bonds by adding water and then breaking bonds. यानी कि इस क्लास के अंदर ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम आते हैं जो कि किसी भी फैट के बीच प्रेजेंट एस्टर बॉन्ड को वाटर की प्रेजेंस में तोड़ सकते हैं,
किसी भी प्रोटीन के बीच प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और किसी भी कार्बोहाइड्रेट के बीच प्रेजेंट ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, लेकिन सारे बॉन्डों को तोड़ने के लिए ये H2O का यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में, एज द नेम इंडिकेट हाइड्रो, वाटर की प्रेजेंस में ये इन सारे बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसीलिए इन्हें हाइड्रोलेजेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन आपका एक सबस्ट्रेट है जिसे H2O की प्रेजेंस में अगर तोड़ा जाए तो हम सभी जानते हैं एसिटाइल और कोलिन के बीच बना होता है एस्टर बॉन्ड, और उस एस्टर बॉन्ड को तोड़कर आपका एसीटेट और कोलिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर H2O की प्रेजेंस में तोड़ा गया है तो ये एंजाइम हाइड्रोलाइज करने का काम करता है एसिटाइल कोलिन को, और जिस रिएक्शन में हाइड्रोलाइज चल रहा है यानी कि वहां पर एंजाइम यूज हो रहा होगा हाइड्रोलेसिस। अब क्योंकि इस एंजाइम ने एस्टर बॉन्ड को तोड़ा है एसिटाइल कोलिन से, दैट इज वाई जो हाइड्रोलेज क्लास का ये एंजाइम है इसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेसिस। एजिस यानी कि ऐसा एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन नाम के सबस्ट्रेट से एस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे वाटर की प्रेजेंस में ही सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं, दैट इज व्हाई दे ऑल आर कंसीडर्ड हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स। और ये सबसे इजी क्लास है समझने के लिए। इसके बाद आते हैं क्लास 4th पर, दैट इज नोन एज लाइएजेस। नाउ these enzymes can remove group from the substrate or it can break the bonds by mechanism other than hydrolysis without using of water। यानी कि ये एंजाइम भी किसी सबस्ट्रेट के बीच प्रेजेंट्स बॉन्ड को तोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये किसी भी सबस्ट्रेट के बीच प्रेजेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वाटर का यूज नहीं करेगा, यानी कि हाइड्रोलिसिस का यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वाटर का यूज करता तो उसे हाइड्रोलिसिस एंजाइम की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते। बिकॉज this type of enzymes breaking the bond of the substrate without using any kind of water molecule, that is why these classes of enzyme is known as liases। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपकी ग्लाइकोलिसिस की ही साइकिल का एक एंजाइम है। आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस में आपने एक सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब ग्लाइकोलाइसिस में कंटिन्यू होता है तो इससे बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पर हुआ क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड थे उन्हें तोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल का यूज नहीं किया गया है इस सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वो लाइएजेस ग्रुप से बिलोंग कर देगा और उसका नाम है एल्डोलीज एंजाइम। Let's move toward the fifth class. Fifth class is known as isomerases enzyme. Isomerases enzymes को race-mases, epimerases और सिस्ट्रांस आइसोमरेजेस के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आप आइसोमरेजेस वर्ड को सुनते हो तो आपको यहाँ पर आइसोमर से कुछ याद आ रहा होगा। आपने कार्बोहाइड्रेट में ये जरूर पढ़ा होगा कि आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम होता है बट स्ट्रक्चर में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जिसके आपको याद होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है C6H12O6, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। दैट इज व्हाई दे कैन बी कंसीडर्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इन द सेम वे these enzymes can produce optical, geometrical और positional isomer of the substrate। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट अगर सबस्ट्रेट का आइसोमर है तो इस प्रोसेस को कह देते हैं आइसोमराइजेशन, और जो एंजाइम यूज होता है उसे कहते हैं आइसोमरेज एंजाइम। एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपकी ग्लाइकोलिसिस का एक सबस्ट्रेट था जो कि जब रिएक्शन में कंटिन्यू होता है तो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहा जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन में क्योंकि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट का आइसोमर है इसीलिए एंजाइम के पीछे आइसोमरेज लिखा है क्योंकि ये आइसोमरेज क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है। और इसके आगे ट्रायोस फॉस्फेट इसीलिए लगा है क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो चाहे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हो, इन सबको केमिस्ट्री में ट्रायोस फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है।
दैट इज वाई इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जिस आइसोमरेज एंजाइम का यूज किया गया है दैट इज नोन एज ट्राइयूज फॉस्फेट आइसोमरेजेस। रिमेंबर ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। आप देख सकते हो दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, C3H6O3। Let's move towards the sixth class. Sixth class is ligases. The enzyme links two substrate together usually with simultaneous hydrolysis of ATP. यानी कि ये एंजाइम्स जो होते हैं दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और जब ये दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ रहे होंगे तो इन्हें ATP को तोड़ना पड़ेगा वाटर की प्रेजेंस में, ताकि ATP से जो फॉस्फेट है वो अलग हो सके, दो सबस्ट्रेट के बीच बॉन्ड बनाने में ये फॉस्फेट एनर्जी दे सके। इसीलिए लाइगेजेस एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। इसे आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपके ये दो सबस्ट्रेट हैं A और B। अगर आपको इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनाना है, तो इन दोनों सबस्ट्रेट को लिंक करवाने के लिए आपको ATP तोड़नी पड़ेगी। जिसके बाद क्या हुआ, आपका A और B दोनों सबस्ट्रेट आपस में जुड़ चुके हैं, इनके बीच बॉन्ड बन चुका है, लेकिन इन द रिएक्शन ATP का हाइड्रोलिसिस हो चुका है, ATP कन्वर्ट हो चुकी है ADP और IP में। अब अगर बॉडी में आप इसका एग्जांपल देखना चाहो तो आपकी एक रिएक्शन होती है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम A को CO2 के साथ लिंक करवाकर मेलोनाइल कोएंजाइम A बनाया जाता है, और ये रिएक्शन स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन में देखने के लिए मिलती है। इस रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम A को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़कर मेलोनाइल कोएंजाइम A बनाना है, लेकिन अब क्योंकि आपको इन दोनों सबस्ट्रेट को जोड़ना है तो आपको ATP तोड़नी पड़ेगी। सो एज अ रिजल्टेंट आपका एसिटाइल कोएंजाइम और CO2 जुड़कर मेलोनाइल कोएंजाइम A बना चुके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपकी ATP का हाइड्रोलिसिस हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ CO2 को जोड़कर मेलोनाइल कोएंजाइम A बना है, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पर दो सबस्ट्रेट को आपस में लिंक करवाया गया है साइमल्टेनियस ATP के हाइड्रोलिसिस के साथ, तो ये एंजाइम बिलोंग करेगा लाइगेजेस क्लास ऑफ एंजाइम से। लाइगेज एंजाइम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी लिंक करवा सकता है, कार्बन और सल्फर के बीच भी लिंक करवा सकता है, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच भी बॉन्ड बनवा सकता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्लास जो कि 2018 में बताई गई थी, दैट इज ट्रांसलोकेजेस। ट्रांसलोकेजेस एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं which catalyzes the movement of ions or molecules across the membrane or their separation within the membrane। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आयंस की और मॉलिक्यूल की मूवमेंट को कैटालाइज करवाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन आयंस और मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन में भी मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ATP और ADP ट्रांसलोकेसिस। और हमेशा याद रखिएगा ट्रांसलोकेसिस एंजाइम में कई ऐसे एंजाइम हैं जो कि ट्रांसलोकेशन के लिए ATP का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ताकि जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसके थ्रू किसी भी आयन या मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या बाहर भेजा जा सके, या सेल मेम्ब्रेन के अंदर उन्हें सेपरेट किया जा सके। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम, and these are actually the classification classes of the enzyme which are confirmed by the IUBMB system of nomenclature and classification। अगर आपको इन क्लासेस को याद करने के लिए एक निमोनिक जानना है तो वो है OTLILT, OTHLILT। O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडोरिडक्टेज को, T रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफरेजेस को, H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोलेजेस को, L रिप्रेजेंट करता है लाइगेजेस को, I रिप्रेजेंट करता है आइसोमरेजेस को, अनदर L रिप्रेजेंट करता है लाइगेजेस को, और लास्ट T रिप्रेजेंट करता है ट्रांसलोकेजेस को। तो OTLILT एक निमोनिक है जिसके थ्रू आप सारी क्लासेस को एक लाइन वाइज याद कर सकते हो। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम समझ आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर बायोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।